नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के प्रथम दल का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत। 20 मई से साहिब के खुलेंगे कपाट, जत्थे को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर में होना है उपचुनाव। चुनाव आयोग शीघ्र करेगा नोटिफिकेशन जारी, बीजेपी ने तैयारियां की तेज। दिल्ली में चल रहा पहलवानों का प्रदर्शन, महिला कांग्रेस ने काशीपुर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, सांसद ब्रिजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग। मसूरी में पानी की किल्लत खत्म, 144 करोड़ की लागत से शुरू की गई योजना से पहुंची पाइपलाइन, एक सप्ताह में शुरू होगी आपूर्ति। रुड़की में 3 मासूमों को गुलदार ने किया जख्मी, हमले से गांव में दहशत का माहौल, विभाग कर रहा सर्चिंग। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। ऋषिकेश में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के प्रथम दल का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। 20 मई को सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। पहले जत्थे को ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला रोड स्थित गुरुद्वारे से रवाना किया गया। हेमकुंड साहिब के लिए श्रद्धालुओं का पहले जत्थे को सीएम द्वारा रवाना किया गया। वहीं हेमकुंड साहिब यात्रा पर जाने वाले पहले जत्थे में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के श्रद्धालु शामिल हैं। गुरुद्वारा परिसर में ही यात्रियों के लिए पंजीकरण केंद्र खोला गया है। वहीं कपाट खुलने के पहले दिन 2500 यात्रियों को ही हेमकुंड जाने की अनुमति होगी। सीएम धामी के साथ राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद हैं। कालखंड आज से 4 दिन बाद यात्रा का पूरा हो जाएगा। इस बार क्योंकि हमको पहले से ही ये अंदाजा था कि यात्रा पिछले साल से भी बड़ी होगी। पिछले साल की यात्रा में पूरे यात्रा के सीजन में 50 लाख से भी अधिक लोगों ने रजिस्टर्ड रूप से और ऑफलाइन चारों धामों के दर्शन किए थे। पिछले साल भी बहुत बड़ी चुनौती थी, इस साल भी हमारे सामने चुनौती है कि यात्रा सबके सहयोग से सकुशल संपन्न हो। चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। वहीं बुधवार को उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में विश्व प्रसिद्ध श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ कर दिया गया, जिसके लिए राज्यपाल मेजर जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, मेयर अनिता ममगाई, नरेंद्रजीत सिंह बिद्रादी ने श्री हेमकुंड साहिब दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करवाया। आज बहुत ही शुभ दिन है कि आज पवित्र हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ है। आज पंच प्यारे के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हो रही है और मैं कहूँगा कि ये पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही सुंदर घड़ी है जब श्रद्धालु, यात्रीगण और हमारा पूरा परिवार हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए निकल रहा है। आज यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। आज से यात्रा एक तरह से शुरू हो रही है। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं का पूरी तरह से उनकी यात्रा अच्छी हो, उनकी यात्रा बिना कष्ट के हो, बिना किसी परेशानी के हो, बिना किसी बाधा के हो। उसके लिए उत्तराखंड की सरकार इस गुरु घर के आज पवित्र प्रांगण से हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज बड़ा खुशी का दिन है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा प्रारंभ होने जा रही है और पहला जत्था रवाना होने जा रहा है। हमारे पास 40,973 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये अपने आप में बड़ी हमारी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ ये और भी बढ़ेगा आगे जाकर के।
धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद रिक्त हुई बागेश्वर विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। वहीं इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगामी 6 माह के अंदर उपचुनाव बागेश्वर विधानसभा सीट पर होना है, जिसको लेकर पार्टी की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। उम्मीद है कि जिस तरह से बागेश्वर विधानसभा में काफी लंबे समय तक विकास कार्य करने वाले स्वर्गीय चंदन रामदास ने मेहनत की है, उसका प्रतिफल पार्टी को मिलेगा और पिछली बार की अपेक्षा इस बार पार्टी रिकॉर्ड मतों से विजयी होगी। बागेश्वर चुनाव क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से 6 माह के अंदर होना है, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहाँ पर हुई है। तो जहाँ तक चुनाव की तैयारियों का विषय, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम लोग तो कहते हैं कि हम 24/7 की पार्टी हैं, तो इसलिए तैयारी पूरी है। जहाँ तक प्रत्याशी का प्रश्न है, ये संगठन के लोग बैठ करके इसको तय करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रत्याशी तय करेगा, लेकिन जिसको भी वहाँ पर लड़ाया जाएगा, मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत बड़े बहुमत से वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। बीते 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारी पार्टी लगातार अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट पर मथुरा दत्त जोशी ने बोलते हुए कहा कि हरीश रावत ने कांग्रेस से जुड़ी यात्रा निकालने की बात कही है और निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है, क्योंकि हरीश रावत पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और कांग्रेस का पूरा प्रयास होगा कि इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग कांग्रेस के साथ जुड़े। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने में लगे हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि पार्टी एक बार फिर से संगठित रूप से खड़ी होगी। निश्चित रूप से हरीश रावत जी ने ठीक ही कहा है और इस समय कांग्रेस को सत्ता में लाना पहला उद्देश्य है उत्तराखंड। हमको 2017 और 2022 की हार से सबक लेना पड़ेगा, सारे नेताओं को सबक लेना पड़ेगा कि इतनी अप्रत्याशित हार हुई कैसे, इस पर भी मंथन करना पड़ेगा। और हरीश रावत जी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है, कोई बात लिखा है, तो निश्चित रूप से उसमें विचार होना चाहिए और विचारणीय भी है। ये बड़ी बात है हमारे लिए कि हम चुनाव हार गए और कैसे हार गए ये पता नहीं चल पाया और उसका नुकसान हमको अभी कार्यकर्ता को नुकसान भुगतना पड़ रहा है और इस समय पार्टी को और मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। और माननीय अध्यक्ष जी निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। काशीपुर उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही अंतर्राष्ट्रीय भारतीय महिला पहलवानों के समर्थन में महानगर महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूजा सिंह के नेतृत्व में आज महिलाओं ने देश की राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी काशीपुर को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर डेजे की महिला पहलवानों के द्वारा किए जा रहे सत्याग्रह आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिए जाने की बात कही गई। वहीं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद अभी तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी नहीं की गई है, जो कि देश की नारी शक्ति का अपमान है। हम सभी कांग्रेस महिलाएं और कार्यकर्ताएं यहाँ पर एकत्रित हुई हैं। हमारे एकत्रित होने की जो वजह है वह यह है कि जो जंतर मंतर में हमारी पहलवान बहनें बैठी हैं, उनके साथ यौन शोषण हुआ है, इनकी कानूनी कार्रवाई की जाए, बृजभूषण को सजा मिले, ये हम प्रार्थना लेकर यहाँ पर आए हैं और हम अपने देश के हाईकमान से अपील करते हैं कि उन लड़कियों को न्याय मिले। हमारे महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मैडम ज्योति रौतेला के आह्वान पे हम सब महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं।
दिख रहा है कि लगभग पिछले 6 महीने से हमारी महिला पहलवान जंतर मंतर पर बैठी हैं और एक आंदोलन वो कर रही हैं। ये पूरे देश के लिए वाकई एक बहुत शर्म का विषय है। जिन महिला पहलवानों ने भारत का नाम पूरे विश्व में फैलाया, गौरव दिलवाया, आज उनको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आज जंतर मंतर पर आंदोलन करना पड़ रहा है। मैं पूछती हूँ भाजपा सरकार से, जो ये कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज देश की बेटियां न्याय की मांग कर रही हैं और आज सड़क पर आंदोलन करने के लिए विवश है। और मैं उन महिला नेत्रियों से भी सवाल करती हूँ जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में स्मृति ईरानी चूड़ियाँ खनकाती थी, आज जब महिलाओं पर अत्याचार की बात होती है तो भाजपा सरकार की महिला नेत्रियाँ क्यों चुप रहती हैं? आखिरकार अब दूर हो गई। 2020 में 144 करोड़ की लागत से शुरू की गई यमुना मसूरी पेयजल योजना से आखिरकार मसूरी तक पानी पहुंच चुका है। अब पेयजल निगम की पाइपलाइन को साफ करने के बाद पानी की गुणवत्ता की जांच करना ही बाकी रह गया। जैसे ही मानकों के अनुरूप पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित हो जाएगी, उसके तुरंत बाद उपभोक्ताओं तक पानी पहुंचाया जाएगा। अगर विभाग की माने तो हफ्ते भर के भीतर ही पानी की आपूर्ति को शुरू कर दिया जाएगा। 144 करोड़ की वो योजना पूरी हो गई है, उसकी टेस्टिंग हो गई है, मसूरी में पानी पहुंच गया है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर उसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बलूनी जी के कदमों द्वारा हम उसका लोकार्पण कराएंगे और आने वाले 30-35 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अभी एनजीटी ने, अगर आपने देखा होगा, होटलों पर रोक लगाई थी कि आप टैंकरों से पानी सप्लाई नहीं कर, पानी जो है लेकर नहीं जाएंगे। होटल वाले बहुत परेशान थे और मुझे लगातार 2 दिन से इतने फोन मसूरी से आ रहे हैं और कल मैं मसूरी भी जा रहा हूं। मैं इसके लिए एक बार फिर दिल की गहराई से आदरणीय अनिल बलूनी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं कि ये योजना पूरी हुई है और मसूरी की जनता की जो एक बहुत बड़ी मांग थी, मैं तो बलूनी जी को कहूंगा कि आपने जो काम भगीरथ ने किया था वो काम बलूनी जी आपने किया है। मेरे क्षेत्र के लिए मेरे पर बहुत बड़ा प्यार थी। रुड़की के भगवानपुर रेंज के मानकमजरा ग्राम में आम के बाग में रखवाली कर रहे 3 मासूमों को आदमखोर गुलदार ने पूरी तरह जख्मी कर दिया। आदमखोर गुलदार के इंसानी हमले से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दरअसल पूरा प्रकरण मानकमजरा गांव के डांडा क्षेत्र का है, जहां 3 लड़के अपने बाग की रखवाली कर रहे थे, तभी अचानक पास की नदी से गुलदार आया और तीनों लड़कों पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं घायलों को भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वहीं दोनों युवकों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया गया। वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। वन रेंजर विनय राठी ने भी गांव में पहुंचकर जानकारी ली और गुलदार की तलाश में टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले के सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ रीठा साहिब गुरुद्वारे में 1 जून से लेकर 3 जून तक चलने वाले प्रसिद्ध जोड़े मेले की तैयारियों को लेकर डीएम चंपावत नरेंद्र सिंह भंडारी ने रीठा साहिब गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रबंधन समिति अधिकारियों और स्थानीय जनता के साथ महत्वपूर्ण बैठक करी। बैठक में डीएम भंडारी ने सभी अधिकारियों को मेले के दौरान पेयजल, विद्युत, सड़क, चिकित्सा और सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति अध्यक्ष बाबा श्याम सिंह की मांग पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जुटाने के निर्देश दिए। वहीं इसके अलावा डीएम भंडारी ने 1 सप्ताह के भीतर मेला स्थल में अस्थायी पार्किंग निर्माण, सड़क में सुरक्षा बैरियर लगाने और नदी में अधिक गहराई वाले स्थानों में चेतावनी बोर्ड लगाने करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए। जून से हमारा जोड़ मेला शुरू होना है, तो उसमें जो यहाँ के प्रबंधक बाबा जी हैं उनके साथ और सभी स्टेक होल्डर, सभी विभागों के साथ बैठक की गई और इसमें जो सारी व्यवस्थाएं, पार्किंग को लेके, पेयजल, शौचालय और जो हमारी हेल्थ मेन एम्बुलेंस यहाँ पर डॉक्टर्स की पोस्टिंग होनी, सड़क और जो हमारे
जल पुलिस है, ऐसे ही पूरे रोड सेफ्टी, तो ये सारे जो यहाँ पे बैठक की गई, तो इसमें जो यहाँ पे जो हमारी पब्लिक आती है दूर दूर से, दिल्ली, पंजाब, पूरे नॉर्थ इंडिया से पब्लिक आती है और इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, तो उनके लिए सारी सुविधाएं, क्योंकि अभी सूखीडांग डांडा मीनार जो रोड है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा 29 किलोमीटर का पैसा जारी कर दिया। पहली बार चंपावत की जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी उससे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आने वाले सालों में, और जिसको देखते हुए यहाँ पे जो मास्टर प्लान है उसको बनाने की आज हमने चर्चा की कि इसका मास्टर प्लान बनना चाहिए ताकि हर साल जो यात्रा होती है और सुगम हो, और फ्यूचर में यहाँ पे हेलीपैड के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई हेलीपैड हो। एसपी पद चंपावत देवेंद्र पिंचा के दिशा निर्देश पर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए नशे के सौदागरों की धरपकड़ करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। अभियान में हल्द्वानी से आए डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। एसओ मनीष खत्री ने बताया कि एसपी चंपावत के निर्देश पर यह अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत डॉग स्क्वाड की मदद से वाहनों में यात्रियों के रखे सामान और पैदल आने जाने वाले लोगों के सामान की जांच करी ताकि कोई व्यक्ति मादक पदार्थ की तस्करी तो नहीं कर रहा। वहीं डॉग स्क्वाड के डॉग के द्वारा गहनता से लोगों के सामान की जाँच करी गई। नशे के अवैध कारोबार करने वाले जो कारोबारी हैं, जो इसमें संलिप्त लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के हमें आदेश प्राप्त हुए। इसी आदेश के अनुपालन में आज हमारे द्वारा एक स्वान दल जो हमारा डॉग स्क्वाड है और स्पेशली ट्रेंड है नारकोटिक्स के लिए, इसको बुलवा के हमारे द्वारा जो संदिग्ध जगहें थी वहां पे चेकिंग कराई गई है। और ये एक बड़ा अच्छी पहल सर ने यहाँ पे स्टार्ट की है। समय समय पर हम अपने जो डॉग स्क्वाड है इसको बुला के यहाँ पे चेकिंग करवाते रहेंगे, जिससे जो भी ये अवैध जो ये मादक पदार्थ बेचने वाले लोग हैं इनके खिलाफ जो हम कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई कर सकें। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो भी ये अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त लोग हैं ये सुधर जाएं, अन्यथा हम इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई करेंगे और हम किसी भी दशा में अपने समाज को जो है इस दलदल में फंसने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा में उत्तरी बनबसा कक्ष संख्या 2 खटीमा रेंज के अंतर्गत लोहिया हेड रोड में पॉलीफ्लेक्स कंपनी के पास वन भूमि पर अवैध रूप से निर्मित एक मजार को खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और एसडीओ वन विभाग संतोष कुमार पंत के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त कर दिया गया। बता दें कि उत्तराखंड सरकार और माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक संरचना का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसी क्रम में आज लोहिया हेड रोड में पॉलीप्लेक्स कंपनी के पास अवैध रूप से निर्मित एक सैयद बाबा की मजार को जेसीबी के माध्यम से जमींदोज कर दिया गया। इस मामले में खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि शासन और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लोहिया हेड रोड में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्मित एक मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। वन भूमि जो कि मेरी सरकारी भूमि है उसमें जो अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध वन विभाग प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग से लगातार उसकी बेदखली कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में आज जो उत्तरी बनबसा कक्ष संख्या 2 में खटीमा रेंज के अंतर्गत एक अवैध धार्मिक संरचना जो पाई गई थी उसे मुक्त किए जाने की कार्रवाई की गई। जो ये पॉलीप्लेक्स के सामने रिजर्व फॉरेस्ट में एक अवैध रूप से पीर बाबा की मजार बनी हुई थी, उसको हमने ध्वस्त करने की कार्रवाई की है, क्योंकि लगातार सरकार से ये आदेश है कि जितने भी हमारी सरकारी भूमियाँ रास्ते हैं तो उसमें जो अवैध धार्मिक संस्थाएं हैं उसका निर्माण नहीं किया जा सकता, और माननीय न्यायालय का भी यही आदेश है। उसी न्यायालय के आदेश के अनुपालन में हमने आज ये ध्वस्ती करने की कार्रवाई की। चंपावत के चौकी गांव में दलित युवती की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। युवती का शव गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर जंगल के नजदीक सड़क किनारे पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। प्रथम दृष्टया हत्या गला घोट कर किया जाना प्रकाश में आ रहा है। वहीं युवती के परिजनों ने एक मंदिर के पुजारी पर हत्या करने का शक जताया। घटना को लेकर क्षेत्र के लोग सहमे हुए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक सैर पर निकले लोगों को चौकी फुगर गाँव से कुछ आगे पेती खेल मैदान के पास एक युवती का शव पड़ा हुआ दिखाई दिया। तहरीर मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई करी जाएगी। एसपी ने बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। जल्द घटना का खुलासा कर दिया जाएगा।
हमें ये खबर मिली थी कि चौकी गांव के पास में एक युवती का शव बरामद हुआ। ये चंपाव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की रेंज के अंदर है। तो उसमें तत्काल पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची है। मौके पे पहुंच के हमने बॉडी को कब्जे में लेके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आसपास की जगह को फॉरेंसिक जांच भी उसमें हमने अपने हिसाब से करवाई है। इसके अलावा उसमें जो आसपास के लोग हैं, उसके घर वालों से हमने जानकारी पूछताछ भी जुटाई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो कॉज ऑफ डेथ आएगा तथा जो जानकारी हम जुटाएं उसके अनुसार जो FIR होगी उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई करेंगे। कोटद्वार क्षेत्र के झंडी चौड़ इलाके में व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। व्यक्ति घर के समीप दुर्गा माता मंदिर में जाकर खुद अपने गले और हाथों में ब्लेड से काटने लगा। आसपास के लोगों ने घायल व्यक्ति को देख उसे घर पहुंचाया। पुलिस को सूचना दी कि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में 108 की मदद से बेस हॉस्पिटल कोटद्वार पहुंचाया, जहां घायल व्यक्ति उपचार किया जा रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार विक्रम की मानसिक स्थिति में नासाज रहती है और नशेड़ी प्रवृत्ति का है। वहीं घायल व्यक्ति खुद पता नहीं है उसने ऐसे क्यों किया। वहीं सीओ कोटद्वार ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा खुद से गला और हाथ काटने की सूचना मिली है, लेकिन अभी व्यक्ति द्वारा खुद गला काटने का कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये हमें आज सूचना मिली है कि ये एक व्यक्ति ने कि इसका नाम विक्रम है, दिल्ली को रहने वाला है, कि उसने जो कभी सूचना आई है कि उसने अपने ब्लेड से अपना गला और अपने हाथ में कुछ कट्स मारे। तो उसकी सूचना प्राप्त होते ही हम वहाँ पर गए और वहाँ से अभी फिलहाल जो व्यक्ति है उसे हम हॉस्पिटल लेके आ गए। अभी तक जो हमारे सामने जो आए हैं, जो हमने पूछताछ की है, तो कोई ऐसा कोई मामला सामने नहीं है। जैसे ही चीज अगर निकल के आती है तो फिर उसका झंडी चौड़ से विक्रम सिंह, उम्र करीब 40 साल की है। कुछ चोटें हैं इसकी, एक गर्दन पे है घाव और दोनों हाथों में एक दो घाव हैं। इलाज चल रहा है, टाँके लग रहे हैं, पेशेंट स्टेबल है और किसी प्रकार की खतरे की चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई। सुबह से ही भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली रवाना करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान हंस फाउंडेशन की ओर से विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। रुद्रनाथ की डोली विदाई के समय सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शनार्थ यहाँ पर पहुंचे और रुद्रनाथ की डोली को बाबा के जयकारों के साथ विदा किया। 20 मई को भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जैसे आप सभी को विदित होगा, भगवान श्री रुद्रनाथ चतुर्थ केदार में से एक है, जहाँ पे भगवान श्री शिव का मुखारविंद का दर्शन होता है। एक आनंद मुखारविंद का दर्शन जहाँ होता है वो भगवान श्री रुद्रनाथ जी हैं। बहुत ही कम लोगों को पता होगी भगवान श्री रुद्रनाथ जी का जो एक आनंद मुख का दर्शन होता है वो श्री रुद्रनाथ जी में होता है और चतुरानंद पशुपतिनाथ में होता है और पंचानंद ओणेश्वर नाम के मंदिर में होता है। और जैसे आप कह सकते हैं कि भगवान श्री रुद्रनाथ जी की जो चल विग्रह मूर्ति है आज अपने उस रुद्र धाम के लिए प्रस्थान करेगी। आज जो रात्रि विश्राम होगा वो लेटी में होगा। कल भगवान श्री अपने रुद्र धाम पहुंच जाएंगे और कल शाम भगवान श्री रुद्रनाथ जी में अखंड रामायण का पाठ होना है। तत्पश्चात 20 तारीख को प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में रामायण का पाठ खत्म होगा। तत्पश्चात भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। और आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के प्रथम दल का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम, सीएम धामी ने की शिरकत। 20 मई से साहिब के खुलेंगे कपाट, जत्थे को दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर में होना है उपचुनाव। चुनाव आयोग शीघ्र करेगा नोटिफिकेशन जारी, बीजेपी ने तैयारियां की तेज। दिल्ली में चल रहा पहलवानों का प्रदर्शन, महिला कांग्रेस ने काशीपुर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, सांसद बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की मांग। मसूरी में पानी की किल्लत खत्म, 144 करोड़ की लागत से शुरू की गई योजना से पहुंची पाइपलाइन, 1 सप्ताह में शुरू होगी आपूर्ति। रुड़की में 3 मासूमों को गुलदार ने किया जख्मी, हमले से गांव में दहशत का माहौल, विभाग कर रहा सर्चिंग।
और इसी के साथ जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।